कल्पना कीजिए एक ऐसी राजनीतिक मशीन की जिसे इतनी सटीकता से डिजाइन किया गया था कि वो बिना रुके मतलब पूरे 34 सालों तक चलती रही। दुनिया के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे लंबा वामपंथी शासन। बिल्कुल। और एक ऐसा सिस्टम जिसने समाज के हर एक छोटे हिस्से, मतलब क्लबों से लेकर यूनियनों और स्कूलों तक, यहाँ तक कि परिवारों के भीतर तक अपनी जड़ें जमा ली थी। हाँ, और फिर अचानक सिर्फ एक चुनाव में वो अभेद्य किला लगभग रातों रात ढह जाता है। जब हम पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो अक्सर दिमाग में रविंद्रनाथ टैगोर, दुर्गा पूजा और रसगुल्ले की एक बहुत ही कोमल सांस्कृतिक तस्वीर उभरती है ना? लेकिन आज हमारे सामने मौजूद जो ग्राउंड रिपोर्ट्स, डेटा और रिसर्च पेपर्स का जो स्टैक है, वो एक बिल्कुल अलग ही कहानी बयां कर रहा है। सही कहा। तो आज के इस गहरे विश्लेषण में हम यही समझने वाले हैं कि पश्चिम बंगाल की ये रणभूमि ये सिर्फ चुनाव जीतने के बारे में नहीं है। ये एक पूरे राज्य के राजनीतिक डीएनए और मनोविज्ञान को एक तरह से हैक करने की कहानी है। और ये राजनीतिक डीएनए इतना जटिल है कि इसे सिर्फ बाहर से देखकर नहीं समझा जा सकता। आज हम जिन स्रोतों को डिकोड कर रहे हैं, उनका उद्देश्य ठीक यही है, ये समझना कि आखिर कैसे दशकों पुराना एक सिस्टम उखड़ा और कैसे एक नया सिस्टम उसकी जगह स्थापित हुआ। और आज रोजगार, भ्रष्टाचार और डिजिटल वॉरफेयर ने इस पूरी बिसात को कैसे एक अभूतपूर्व त्रिकोणीय संघर्ष में बदल दिया है। हाँ, लेकिन इससे पहले कि हम इन आंकड़ों और थ्योरीज के भीतर गोता लगाएं, ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि आज की हमारी ये चर्चा पूरी तरह से तटस्थ है। बिल्कुल, ये बताना जरूरी है। हाँ, मतलब हमारे सामने जो भी रिपोर्ट्स या दस्तावेज हैं, हम केवल उनका निष्पक्ष रूप से विश्लेषण कर रहे हैं। चाहे वो वामपंथी विचारधारा हो, टीएमसी का क्षेत्रीय राष्ट्रवाद हो या फिर बीजेपी का राष्ट्रीय विमर्श, हम यहाँ किसी का भी पक्ष लेने या किसी विचारधारा का समर्थन करने के लिए नहीं बैठे हैं। सही बात है। हमारा काम सिर्फ तथ्यों की चीरफाड़ करना है और ये देखना है कि पर्दे के पीछे के असली मैकेनिज्म काम कैसे करते हैं। एग्जैक्टली। तो चलिए सीधे इतिहास के उस सबसे बड़े सिस्मिक शिफ्ट यानी भूकंपीय बदलाव पर आते हैं। मैं इन ग्राउंड रिपोर्ट्स को पढ़ रही थी और एक चीज ने मुझे बहुत बुरी तरह उलझा दिया। क्या था वो? हम 2011 की बात करते हैं, जब ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी ने लेफ्ट फ्रंट के 34 साल पुराने किले को गिरा दिया। लेकिन मेरा सवाल क्या हुआ को लेकर नहीं है, मेरा सवाल कैसे हुआ को लेकर है। कैसे हुआ? हाँ, मतलब एक ऐसा कैडर सिस्टम जो हर गांव, हर पंचायत और हर मोहल्ले में इतनी गहराई से बुना हुआ था, उसे कोई रातों रात कैसे उखाड़ सकता है? ये बात तार्किक रूप से हजम नहीं होती मुझे। ये उलझन बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि हम सत्ता परिवर्तन को अक्सर एक इवेंट की तरह देखते हैं, जैसे कोई बटन दबा और सरकार बदल गई। राइट। जबकि बंगाल में 2011 का बदलाव एक इवेंट नहीं था, बल्कि एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया का चरम था। देखिए, राजनीतिक विज्ञान में बंगाल के पुराने सिस्टम को पार्टी सोसाइटी मॉडल कहा जाता है। पार्टी सोसाइटी मतलब पार्टी ही समाज है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि लेफ्ट फ्रंट सिर्फ सरकार नहीं चला रहा था, वो समाज चला रहा था। अगर किसी गांव में दो पड़ोसियों के बीच जमीन का विवाद है, तो वे पुलिस स्टेशन नहीं बल्कि लोकल पार्टी ऑफिस जाते थे। बाप रे, मतलब सब कुछ पार्टी के हाथ में। हाँ, पार्टी ही पुलिस थी, पार्टी ही जज थी और पार्टी ही रोजगार का जरिया थी। तो अगर वो सिस्टम इतना ही सर्वव्यापी और शक्तिशाली था, तो वो टूटा कैसे? क्या टीएमसी ने गांव-गांव जाकर उस पूरे नेटवर्क को फिजिकली खत्म कर दिया? नहीं, और यही पर रणनीति का सबसे दिलचस्प हिस्सा आता है। टीएमसी ने उस नेटवर्क को खत्म नहीं किया, बल्कि उसे अपने अंदर समाहित कर लिया। अच्छा। हाँ, सूत्रों से पता चलता है कि वामपंथी शासन के आखिरी सालों में, खासकर नंदीग्राम और सिंगूर के जमीन अधिग्रहण विवादों के बाद, आम जनता का गुस्सा उस पार्टी सोसाइटी के खिलाफ चरम पर था। वो जो लैंड एक्विजिशन वाला पूरा मामला था। सही कहा। तो टीएमसी ने उस गुस्से को एक हथियार बनाया। जब लेफ्ट का शीर्ष नेतृत्व कमजोर पड़ा, तो जमीन पर मौजूद वही लोकल क्लब, वही सिंडिकेट्स और वही बूथ लेवल के कार्यकर्ता रातों रात टीएमसी के खेमे में आ गए। अरे वाह, मतलब रातों रात? हाँ, उन्होंने बस अपनी विचारधारा का चोला और झंडे का रंग बदला। ढांचा वही रहा, बस बॉस बदल गया। ओहो, तो इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि वामपंथ का जो पुराना कैडर सिस्टम था, वो बंगाल के हर कंप्यूटर में इंस्टॉल किया गया एक लेगेसी ऑपरेटिंग सिस्टम था। बहुत सही एनालॉजी है ये, है ना? मतलब टीएमसी ने सिर्फ चुनाव नहीं जीता, उन्होंने जबरदस्ती उस पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम को अनइंस्टॉल किया और अपने नया कोड डाल दिया। हार्डवेयर वही रहा, बस सॉफ्टवेयर और एडमिनिस्ट्रेटर बदल गए। बिल्कुल।
ये एनालॉजी इस पूरी प्रक्रिया को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाती है। टीएमसी का ये नया ऑपरेटिंग सिस्टम ममता बनर्जी की एक बहुत ही आक्रामक स्ट्रीट फाइटर और दीदी वाली छवि के इर्द गिर्द बुना गया था। हाँ, जो जमीन से जुड़ी नेता की छवि है। एग्जैक्टली एक ऐसी नेता जो उसी भाषा में बात करती है जो आम आदमी समझता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, पिक्चर अभी बाकी है। बिल्कुल। 2011 से लेकर 2019 और 2021 तक आते आते इस नए ऑपरेटिंग सिस्टम को एक बहुत बड़े वायरस या कहें एक बाहरी हैक का सामना करना पड़ा। और वो था भारतीय जनता पार्टी का उदय। बिल्कुल सही। मैं इस पर आने ही वाली थी। इन रिपोर्ट्स में एक बहुत ही अजीब पैटर्न दिखता है। 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद से बीजेपी ने जो उछाल लिया है वो चौंकाने वाला है। बहुत बड़ा उछाल था वो। हाँ, लेकिन मेरे दिमाग में फिर वही सवाल घूम रहा है। अगर टीएमसी ने पूरा जमीनी नेटवर्क, अब पूरा हार्डवेयर अपने कब्जे में कर लिया था, तो बीजेपी जैसी पार्टी जिसकी बंगाल में कोई गहरी ऐतिहासिक जड़ें नहीं थीं, उसने अचानक से मुख्य विपक्ष की जगह कैसे ले ली? लेफ्ट क्यों गायब हो गया? यहां थोड़ा रुककर इसके पीछे के तंत्र को समझना होगा। मैंने पहले कहा कि टीएमसी ने लेफ्ट के कैडर को अपने अंदर मिला लिया, लेकिन जो वामपंथी वोटर या कार्यकर्ता टीएमसी के सख्त खिलाफ थे, उनके लिए अचानक एक शून्य पैदा हो गया, एक वैक्यूम आ गया। अच्छा, क्योंकि उनका अपना कैडर तो शिफ्ट हो गया था। हाँ, लेफ्ट राजनीतिक रूप से इतना कमजोर हो चुका था कि वो टीएमसी के बाहुबल और मशीनरी का जमीन पर मुकाबला नहीं कर सकता था। ऐसे में उन असंतुष्ट वोटरों को एक ऐसी ढाल चाहिए थी जो टीएमसी के वार सह सके और पलटवार कर सके। मतलब उन्हें एक ऐसा सुरक्षा कवच चाहिए था जिसके पास राष्ट्रीय स्तर की ताकत हो। बिल्कुल। बीजेपी के पास भले ही बंगाल के हर गांव में वो कैडर वाला हार्डवेयर नहीं था, लेकिन उनके पास राष्ट्रीय स्तर की विशाल मशीनरी, अथाह संसाधन और सबसे बड़ी बात केंद्र की सत्ता का सीधा बैकिंग था। जो कि बहुत क्रिटिकल है ना? वामपंथी और दक्षिणपंथी विचारधाराओं में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन जमीनी रिपोर्ट्स बताती हैं कि कई पारंपरिक वामपंथी वोटरों ने सिर्फ इसलिए बीजेपी को वोट दिया क्योंकि उन्हें लगा कि केवल यही एक ताकत है जो टीएमसी की मशीनरी को चुनौती दे सकती है। वाह, तो ये विशुद्ध रूप से सर्वाइवल यानी अपना अस्तित्व बचाए रखने की राजनीति थी। एकदम सही। अगर हम अपनी उसी एनालॉजी को आगे बढ़ाएं तो ये ऐसा है कि बीजेपी के पास जमीन पर अपना लोकल नेटवर्क नहीं था, इसीलिए उन्होंने इस नए सिस्टम को हैक करने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली राष्ट्रीय स्तर के वाईफाई का इस्तेमाल किया। क्या बात है, राष्ट्रीय स्तर का वाईफाई? हाँ, मतलब उन्होंने केंद्रीय नेताओं की रैलियों, आक्रामक नैरेटिव और विशाल संसाधनों से एक ऐसा माहौल बनाया जिसने क्षेत्रीय ढांचे को ऊपर से नीचे की तरफ भेदने की कोशिश की। बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। ये लोकल बरगद के पेड़ बनाम राष्ट्रीय तूफान की लड़ाई बन गई। लेकिन इन दोनों बड़ी ताकतों के बीच हमारी फाइलों में लेफ्ट और कांग्रेस के गठबंधन का भी जिक्र है। हाँ, वो भी एक फैक्टर है। मुझे समझ नहीं आता कि ये गठबंधन क्या वाकई में एक त्रिकोणीय मुकाबला पैदा करता है या ये सिर्फ अखबारों की हेडलाइंस के लिए है। मैं यहाँ थोड़ा असहमत हूँ कि ये सिर्फ हेडलाइंस के लिए है। देखिए, राजनीति में त्रिकोणीय मुकाबले का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि तीनों पार्टियां सरकार बनाने जा रही हैं। अच्छा, तो फिर क्या मतलब होता है इसका जमीन पर? लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन आज सत्ता की दौड़ में भले ही बहुत पीछे छूट गया हो, लेकिन चुनावी गणित में उनकी भूमिका एक स्पॉइलर या समीकरण बिगाड़ने वाले की होती है। स्पॉइलर वो कैसे काम करता है? देखिए, अगर किसी सीट पर हार जीत का अंतर सिर्फ 2 या 3 हजार वोटों का है, अच्छा, और वहां ये गठबंधन 10 से 15 हजार वोट काट लेता है, तो वे सीधे तौर पर यह तय कर देते हैं कि कौन सी मुख्य पार्टी वो सीट हारेगी। ओहो, मतलब वो किंग मेकर नहीं बल्कि किंग ब्रेकर बन जाते हैं। बिल्कुल। रिपोर्ट्स दिखाती हैं कि युवाओं का एक खास वर्ग जो टीएमसी के भ्रष्टाचार से निराश है और बीजेपी की विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखता, वो वापस लेफ्ट की तरफ देख रहा है। वे भले ही 10% वोट शेयर लाएं, लेकिन एक कड़े मुकाबले वाले चुनाव में वो 10% सत्ता का पूरा पलड़ा पलट सकता है। ये बहुत ही दिलचस्प गणित है। लेकिन जब हम इन बड़े राजनीतिक खिलाड़ियों और उनकी रणनीतियों से बाहर निकलकर जमीन पर खड़े एक आम वोटर की तरफ देखते हैं, तो असली पहेली वहां शुरू होती है। हाँ, क्योंकि आखिर में तो वोट उसी को देना है। एग्जैक्टली। मैंने इन दस्तावेजों में जो ग्राउंड रियलिटी का सेक्शन देखा है, वो किसी भी अर्थशास्त्री के दिमाग को घुमा सकता है। यहाँ एक तरफ भारी बेरोजगारी है, युवाओं के पास नौकरियां नहीं है, राज्य में नए उद्योगों का भयंकर सूखा है, जो कि एक बहुत बड़ी सच्चाई है। और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार, खासकर शिक्षक भर्ती घोटाले और राशन घोटालों।
के आरोप हर तरफ गूंज रहे हैं। और यहीं से हमें उस मनोवैज्ञानिक द्वंद्व को डिकोड करना होगा जो हर चुनाव में काम आता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक तर्कशील दिमाग यही सोचेगा कि अगर इतना भ्रष्टाचार है और रोजगार नहीं है तो सत्ताधारी पार्टी को तुरंत उखाड़ फेंका जाना चाहिए। तार्किक रूप से तो ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन फिर हमारे सामने आती हैं वेलफेयर स्कीम्स, यानी कल्याणकारी योजनाएं, लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाएं, जहां महिलाओं के बैंक खातों में सीधे तौर पर एक निश्चित नकद राशि हर महीने पहुंच रही है, मुफ्त राशन मिल रहा है। तो मुझे ये समझना है कि क्या हर महीने मिलने वाले कुछ 100 रुपए एक युवा के छिने हुए भविष्य या भ्रष्टाचार के बड़े आरोपों पर भारी पड़ जाते हैं? ये फैसला एक आम घर के भीतर कैसे होता है? इस सवाल का जवाब बिहेवियरल इकोनॉमिक्स यानी व्यवहार अर्थशास्त्र की एक बहुत ही गहरी सच्चाई में छिपा है। इसे तत्काल राहत बनाम अमूर्त भविष्य के सिद्धांत से समझा जा सकता है। अच्छा, ये कैसे काम करता है? कल्पना कीजिए एक ऐसे परिवार की जो गरीबी रेखा के ठीक आसपास झूल रहा है। उस घर के डाइनिंग टेबल पर एक तरफ एक जुआ बैठा है जो नौकरी ना मिलने से हताश है और टीवी पर भर्ती घोटाले की खबरें देखकर गुस्से में है। बहुत ही आम दृश्य है ये। लेकिन उसी टेबल पर उसकी माँ भी बैठी हैं, जिसके मोबाइल पर आज ही सरकार की तरफ से 1000 रुपए क्रेडिट होने का मैसेज आया है। ये बहुत ही शक्तिशाली दृश्य है। अब उस माँ के मनोविज्ञान को समझिए। रोजगार सृजन, नए उद्योगों का आना या करोड़ों रुपए का घोटाला, ये सब उसके लिए बहुत ही अमूर्त या एब्स्ट्रैक्ट और दूर की बातें हैं, क्योंकि उसका रोजमर्रा की जिंदगी से कोई सीधा लेना देना नहीं है। बिल्कुल, उसने कभी करोड़ों रुपए एक साथ नहीं देखे हैं, तो उसके लिए घोटाले का आकार समझना मुश्किल है। और उद्योग आज लगेगा तो नौकरी 5 साल बाद मिलेगी। लेकिन वो जो 1000 रुपए आज उसके हाथ में आए हैं, वे एक ठोस वास्तविकता है, कॉन्क्रीट रियलिटी। हाँ, उससे वो आज शाम की सब्जी खरीद सकती है या अपनी कोई छोटी सी जरूरत पूरी कर सकती है। राजनीति में आज की गारंटी हमेशा कल के वादे पर भारी पड़ती है। ये बात सच में झकझोर कर रख देने वाली है। इसका मतलब है कि एक गरीब वोटर के लिए भ्रष्टाचार तब तक कोई बड़ा मुद्दा नहीं बनता जब तक कि भ्रष्टाचार उस वेलफेयर स्कीम के डिलीवरी सिस्टम को प्रभावित न करे। एकदम सही पकड़े हैं। अगर राशन मिल रहा है और खाते में पैसे आ रहे हैं तो बड़े स्तर पर होने वाला भ्रष्टाचार उनके लिए एक टीवी डिबेट से ज्यादा कुछ नहीं है। बिल्कुल सटीक विश्लेषण। इसे ही क्लाइंटेलिज्म या पेट्रोनेज पॉलिटिक्स कहा जाता है। राज्य एक दाता बन जाता है और नागरिक एक लाभार्थी। बाप रे। और इसके ऊपर एक और बहुत मजबूत परत होती है पहचान की राजनीति। बंगाली अस्मिता, भाषा और बाहरी बनाम स्थानीय का मुद्दा, जो चुनाव में हमेशा हावी रहता है। हाँ, जब आर्थिक वादे काम नहीं करते हैं या जब भ्रष्टाचार के आरोप हावी होने लगते हैं, तब क्षेत्रीय पार्टियां तुरंत इस सांस्कृतिक अस्मिता का कार्ड खेलती हैं। वे कहती हैं कि ये जो बाहरी राष्ट्रीय पार्टियां आ रही हैं, ये सिर्फ हमारी सत्ता नहीं छीनेंगी, बल्कि हमारी संस्कृति, हमारा रहन सहन भी बदल देंगी। और ये डर अक्सर आर्थिक चिंताओं पर भारी पड़ जाता है। हमेशा। तो एक तरफ पेट में अन्न और खाते में पैसा और दूसरी तरफ अपनी सांस्कृतिक पहचान छिन जाने का डर। ये एक ऐसा कॉकटेल है जिसे हराना किसी भी विपक्ष के लिए लोहे के चने चबाने जैसा है। बिल्कुल आसान नहीं है। लेकिन यहाँ एक और चीज है जो इस पूरे खेल के नियम बदल रही है। मैं हमारी रिसर्च में कैंपेन स्ट्रैटेजी वाले हिस्से को देख रही थी। दशकों तक बंगाल की राजनीति का मतलब था मैदानों में होने वाली विशाल रैलियां और लाल झंडे, दीवारों पर हाथ से लिखे गए नारे और घर घर जाकर वोट मांगना, जो कि एक बहुत ही क्लासिक तरीका था। हाँ, लेकिन अब ये पूरी लड़ाई एक 6 इंच की स्क्रीन पर लड़ी जा रही है। और ये डिजिटल शिफ्ट जितनी तेजी से हुआ है, वो किसी भी राजनीतिक विश्लेषक के लिए शोध का विषय है। डिजिटल कैंपेन्स अब कोई अतिरिक्त चीज नहीं रही, वो मुख्य हथियार बन चुकी है। मुझे तो कई बार ये सोचकर बड़ी हंसी आती है कि जो 60-65 साल के पुराने नेता हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी चौपालों और यूनियन की बैठकों में गुजारी है, वो अचानक से अपनी IT सेल के लड़कों से पूछ रहे हैं कि अरे इस रील की रीच कितनी गई। हाँ, ये देखने में बड़ा अजीब लगता है ना? या फिर पूछ रहे हैं कि क्या हमारे मीम पर पर्याप्त एंगेजमेंट आ रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कॉमेडी है, लेकिन इसके परिणाम बहुत ही गंभीर हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि कोई एक कैची गाना या कोई 15 सेकंड का वायरल स्लोगन उम्दा 100 बड़ी रैलियों के इम्पैक्ट को खत्म कर सकता है। ये सुनने में भले ही मजेदार लगे, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही खतरनाक और सोची समझी मनोवैज्ञानिक रणनीति काम कर रही है। अच्छा, वो कैसे? इसे सिर्फ प्रचार मत समझिए, ये नैरेटिव वॉरफेयर है, विमर्श का युद्ध।
होता क्या कि एक 18 या 19 साल का युवा जो शायद राजनीति की जटिलताओं को नहीं समझता और न ही उसे टीवी न्यूज़ डिबेट्स देखने में कोई दिलचस्पी है, वो अपने फोन पर इंस्टाग्राम या यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा है। वो सिर्फ मनोरंजन ढूंढ रहा है। हाँ, वो तो बस टाइम पास कर रहा है। और तभी एल्गोरिथम उसे एक ऐसा मीम या एक ऐसा रैप सॉन्ग दिखाता है जिसका संगीत बहुत ही शानदार है, लेकिन उसके बोल किसी विपक्षी नेता का मजाक उड़ा रहे हैं या सत्ताधारी पार्टी को एक कूल अंदाज में पेश कर रहे हैं। और वो अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक यही होता है। वो युवा उस गाने को गुनगुनाने लगता है। उसके अवचेतन दिमाग में यानी सबकॉन्शियस माइंड में वो नैरेटिव फिट हो जाता है। मतलब उसे पता भी नहीं चला और वो इन्फ्लुएंस हो गया। बिल्कुल। अगली बार जब वो उस नेता को देखता है तो उसके दिमाग में नीतियों का विश्लेषण नहीं आता, बल्कि वो वायरल गाना या वो फनी मीम आता है। डिजिटल दुनिया ने तार्किक बहस को भावनात्मक ट्रिगर से रिप्लेस कर दिया है। बाप रे। पार्टियां अब करोड़ों रुपए सिर्फ ये तय करने में खर्च कर रही हैं कि आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सुबह सुबह कौन सा मैसेज आएगा, जो आपके दिन भर के सोचने का नजरिया तय करेगा। इसका मतलब है कि राजनीति अब सड़कों या विधानसभाओं में नहीं, बल्कि सर्वर रूम्स और डेटा एनालिटिक्स के सेंटर्स में तय हो रही हैं। एकदम सही। और ये सारी चीजें, चाहे वो वेलफेयर स्कीम्स का अर्थशास्त्र हो या ये डिजिटल नैरेटिव का खेल, ये सब सिर्फ एक राज्य की सीमाओं तक सिमटकर नहीं रह जाती। हमारे रिसर्च का जो आखिरी हिस्सा है वो इसे सीधे देश की राजधानी दिल्ली से जोड़ता है। नेशनल पॉलिटिक्स। हाँ, पश्चिम बंगाल के चुनाव पर पूरे देश की नजरें सिर्फ इसलिए नहीं होती कि वहां का राजनीतिक नाटक बहुत दिलचस्प है। इसके पीछे एक बहुत ही क्रूर और सीधा गणित है। और वो गणित है 42 लोकसभा सीटें। भारतीय राजनीति के संदर्भ में ये एक बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा। अगर हम यूपी और महाराष्ट्र को छोड़ दें तो बंगाल वो राज्य है जो केंद्र सरकार बनाने या बिगाड़ने की सबसे ज्यादा ताकत रखता है। यही तो वो बात है। अगर कोई राष्ट्रीय पार्टी दिल्ली के तख्त पर पूर्ण बहुमत के साथ बैठना चाहती है या कोई क्षेत्रीय गठबंधन दिल्ली में सत्ता का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहता है, तो वे बंगाल को नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। कभी नहीं। आपको ये 42 सीटों का बैंक लूटना ही पड़ेगा। लेकिन इसके साथ एक बड़ा अजीब सा सिम्बायोटिक या कहें कि परजीवी रिश्ता बन जाता है। सिम्बायोटिक? वो कैसे? मेरा मतलब है कि जब राष्ट्रीय पार्टियां बंगाल में घुसने की कोशिश करती हैं तो उन्हें अचानक से रविंद्र संगीत गाना पड़ता है, बंगाली महापुरुषों की जयंतियां मनानी पड़ती हैं और अपनी रैलियों में बंगाली में भाषण देना पड़ता है। मतलब वो आते तो हैं बंगाल को जीतने, लेकिन उन्हें खुद बंगाल के रंग में रंगना पड़ता है। हाँ, ये तो है। और दूसरी तरफ जो क्षेत्रीय पार्टियां सिर्फ राज्य तक सीमित रहना चाहती हैं, उन्हें अचानक राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमा विवाद और नागरिकता जैसे राष्ट्रीय मुद्दों पर स्टैंड लेना पड़ता है। ये एक ऐसा टकराव है जहां क्षेत्रीय राजनीति और राष्ट्रीय नीतियां एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हो जाती हैं और एक दूसरे को बदलने पर मजबूर कर देती हैं। ये एकदम सटीक अवलोकन है आपका। बंगाल सिर्फ एक युद्ध का मैदान नहीं है, ये एक प्रयोगशाला है, एक लैब। हाँ, यहाँ जो प्रयोग सफल होता है, चाहे वो सीधे नकद हस्तांतरण की योजना हो या फिर आक्रामक डिजिटल कैंपेन, वो बहुत जल्द पूरे देश में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। बंगाल का राजनीतिक बुखार दिल्ली के तापमान को हमेशा प्रभावित करता है। और शायद यही कारण है कि ये राज्य भारतीय राजनीति का सबसे आकर्षक, सबसे हिंसक और सबसे जटिल रूप है। बिल्कुल। हमने आज उन परतों को उधेड़ने की कोशिश की जो दिखाती हैं कि कैसे एक 34 साल पुराना अभेद्य सिस्टम एक नए और भी ज्यादा आक्रामक सिस्टम द्वारा विस्थापित कर दिया गया। और हमने देखा कि कैसे डाइनिंग टेबल पर रोजगार की हताशा को एक वेलफेयर मैसेज शांत कर देता है। हाँ, और कैसे पुराने जमाने की रैलियों का शोर अब स्मार्टफोन्स की खामोश लेकिन घातक स्क्रीन्स में तब्दील हो चुका है। इससे पहले कि हम इसे रैप अप करें, मैं एक बार फिर याद दिला दूं कि आज के हमारे इस गहरे विश्लेषण में हमने केवल उपलब्ध दस्तावेजों और स्रोतों के तथ्यों को सामने रखा है और किसी भी राजनीतिक दल या विचारधारा का पक्ष नहीं लिया है। ये बहुत जरूरी रिमाइंडर है। बिल्कुल। लेकिन इन तमाम दस्तावेजों और विश्लेषणों के बीच एक सवाल है जो इन पन्नों से बाहर निकलकर सीधे हमारे भविष्य को घूर रहा है। आज हमने देखा कि कैसे एल्गोरिदम, मीम्स और 15 सेकंड के वायरल गाने युवाओं के अवचेतन दिमाग को हैक कर रहे हैं। कैसे तत्काल मिलने वाली नकद सहायता लंबे समय के विकास या भ्रष्टाचार के मुद्दों को पूरी तरह से धुंधला कर देती है। सही बात है। तो सुनने वालों के लिए सवाल ये है कि जैसे जैसे राजनीति और गहराई से इस डिजिटल और
इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मतलब तुरंत संतुष्टि की दुनिया में धंसती जाएगी, तो क्या नए कारखाने, बेहतर शिक्षा और रोजगार सृजन जैसे बुनियादी मुद्दे कभी किसी चुनाव का असली एजेंडा बन पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। या फिर आने वाले समय में अगला हर बड़ा चुनाव इस बात पर तय नहीं होगा कि जमीन पर किसने कितनी ईंटें रखीं, बल्कि इस बात पर तय होगा कि सोशल मीडिया के उस वर्चुअल शतरंज के बोर्ड पर सबसे बेहतरीन, सबसे सम्मोहक और सबसे वायरल भ्रम किसने गढ़ा। क्या राजनीति का ये खेल अब जमीन से उठकर पूरी तरह से स्क्रीन्स के भीतर ही खेला जाने लगा है? इस पर जरूर सोचिएगा।